हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून या फिर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो रखी है अभी तो, है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। और आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 को वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा जी। ठीक है, चलेगा। वेलकम बैक अगेन। चलेगा जी, चलेगा जी, आ जाइएगा। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट के अंदर अब हमारे क्या बेटा जी, हमारे 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। एक है एसिड बेस एंड बफर, एक है हमारा मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, और एक अपना है डेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है जी, चलेगा। अब यहां देखिए बेटा, एक बात मैं आपको सेशन शुरू होने से पहले बोलूंगा कि पहली चीज तो ये कि जो आप लोग है ना, अपने लिए जितना भी बेकार वर्ड यूज कर सकते हो कर लो, ठीक है, अपने मन से। ठीक है, आप लोगों को पिछले 2-3 दिन से एक चीज बोली जा रही है कि भाई अभी बच्चों का एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहां पर दिक्कत चल रही है, हम वहां पर व्यस्त हैं। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 100 बार ये बात बोली जा रही है कि भाई अभी आपके पेपर नहीं है, अभी 1-2 दिन का समय दे दीजिए, बच्चों के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, हम वहां व्यस्त हैं। बच्चों के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, हम वहां व्यस्त हैं। बच्चों के एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, हम वहां व्यस्त हैं। पर लेकिन आप इतने घटिया हो कि आप लोगों को किसी का एक बार कॉल कटेगा, भाई कॉल करता रहेगा, करता रहे। भाई हम मीटिंग में बैठे प्रोफेसर के साथ में, और आपका फोन वही एक बच्चा कॉल किए जा रहा, कॉल किया जा रहा, कॉल कट कर रहे, कॉल किए जा रहा, कॉल किया जा रहा, व्हाट्सएप पर कॉल किया। हम व्हाट्सएप पर मैं अपने लैपटॉप से प्रेजेंटेशन में बैठा हूं, और वहां पर बच्चों का व्हाट्सएप पर कॉल दे कॉल दे कॉल। मतलब कितनी नॉनसेंस बातें हैं कि सामने वाला एक सिंपल सा इंसान में एक जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा इंसान होता है कि सामने वाला बंदा फोन कट कर रहा है तो इट मीन सामने वाला बंदा बिजी है। बट आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी बेकार शब्द यूज अपने लिए कर सकते हो ना वो कर लेना। ठीक है, एक नहीं, 2 नहीं, 1000 बार ये बात बोल चुके हैं कि भाई अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बच्चों के पेपर आ रहे हैं। जो बच्चे आपके सीनियर हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनके अभी एग्जाम फॉर्म में इश्यू चल रहा है, उनका एग्जाम फॉर्म पोर्टल काम नहीं कर रहा, उनकी पेमेंट हो गई है, पेमेंट दिक्कत चल रही है, हम वहां व्यस्त हैं, हम वहां व्यस्त हैं। आप लोगों के तो अभी पेपर भी नहीं है, तब आप इतने परेशान हो रहे हो। उन बच्चों के तो पेपर है, उनकी तो तब क्लास नहीं हो पा रही है। उनके पेपर है अभी 28 तारीख से, उनकी तो क्लास नहीं हो पा रही है तब भी, बट वो समझ रहे हैं। बट आप लोगों को तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, और इतना ही धुक धुक हो रहा है तो कंप्लीट सिलेबस तुम्हारे कोर्स के अंदर अपलोडेड है ना, वहां से पढ़ो ना। इतने पढ़ाकू बन रहे हो तुम, पढ़ो वहां से भाई। इतने ही पढ़ाकू हो, 1000 से ज्यादा लेक्चर है तुम्हारे कोर्स में, 1000 से ज्यादा। 999 पेमेंट किया तुमने, ठीक है, 999 पेमेंट किया, 1000 से ज्यादा लेक्चर है तुम्हारे कोर्स में। देखो उन्हें, पढ़ लो, इतने ही पढ़ाकू हो रहे हो तो। समझने वाली चीजें होती हैं। एक बार बता दिया गया है कि भाई अभी लाइव क्लासेस आपकी थोड़ा सा होगी नहीं होगी, ये चलता रहे, क्योंकि अभी बच्चों की दिक्कत चल रही है एग्जाम फॉर्म में। वही बात है ना कि अभी आगे चल के तुम्हारे साथ एग्जाम फॉर्म में दिक्कत होगी, मैं आवाज ही नहीं उठाऊंगा, देख लेना, फिर करते रहना जिसके पास जाओगे। दिक्कत तुम्हें भी होगी, गारंटी है। मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूं, दिक्कत तुम्हें भी होगी। और मेरे अलावा अगर जो कोई पूरे फार्मा फील्ड में बोल भी रहा हो, जाकर के मुझे लिंक भेज देना एक बार बस। AKTU को लेकर के फार्मा फील्ड में कोई सा भी चैनल, जितने बड़े बड़े चैनल ना, सबको जाकर के देख लेना। कोई भी बच्चों के फेवर में बोल रहा हो तो मुझे बता देना आकर के। क्या करोगे पढ़ करके जब एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे, पर तुम्हें समझ में नहीं आती बात। पता नहीं क्या दिमाग काम करता तुम लोगों का। तुम्हें वही है, बस पढ़ाते जाओ, उस पढ़ करके क्या करोगे जब एग्जाम फॉर्म नहीं भरे, जब पेपर ही नहीं दे पाओगे। जब जब पेपर ही नहीं दे पाओगे तो पढ़ करके क्या कर रहे हो। समझने वाली बात होती है भाई साहब ये तो। चलिए,
अब और जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा एसिड बेस एंड बफर के बारे में हम लोग बात करेंगे। एसिड बेस एंड बफर के बारे में बात की जाए तो हमारा अब क्या है कि तीन थ्योरीज हमारी एसिड और बेस को लेकर के आई, हमारी अर्हीनियस थ्योरी, लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी और हमारी लेविस थ्योरी। अब अर्हीनियस थ्योरी ने हम लोगों को क्या बोला, एसिड हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में घुलने के बाद H पॉजिटिव आयन दें, और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में घुलने के बाद OH नेगेटिव आयन दें। अर्हीनियस सर ने थ्योरी दी, पर लेकिन क्या हुआ कि इसकी लिमिटेशन भी उठ करके आई कि जो सब्सटेंस भाई H पॉजिटिव आयन रखते ना हो उनका कैसे बताएंगे एसिड है या बेस है, या फिर जो सब्सटेंस पानी में घुलते ना हो तो उनका कैसे बताएंगे एसिड है या बेस है। तो कुछ लिमिटेशंस भी अर्हीनियस थ्योरी की आई, जिस कारणवश अर्हीनियस थ्योरी फेल हुई। फिर हमारी दूसरी थ्योरी आई लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी। कौन सी थ्योरी है दूसरे नंबर पर? लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी। अब लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी ने क्या बोला कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस। क्या बोला कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। अब इस थ्योरी में भी क्या दिक्कत हो गई कि इस थ्योरी में भी क्या हुआ, प्रोटॉन के बारे में वही चीजें हुई कि प्रोटॉन का लेन देन के बारे में, तो यहां पर भी लिमिटेशन उठ गई कि जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। चलेगा। फिर लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी के बाद में हमारी तीसरी थ्योरी आई, हमारी लेविस थ्योरी। कौन सी थ्योरी आई जी? तीसरी थ्योरी हमारी आई लेविस थ्योरी। अब लेविस थ्योरी ने क्या बोला कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। ये तीन थ्योरीज हमें बेसिकली हमारे एसिड और बेस को देख करके मिली, मतलब कि एसिड और बेस को लेकर के हमारी ये तीन थ्योरीज आई। अब यहां पर अगर जब हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इन तीनों की तीनों थ्योरी का कंक्लूजन चार्ट हमारा यहां पर है। अब अगर जो आप लोग देखोगे, अब इधर हमने क्या लिखा है, तीनों थ्योरी ने एसिड को क्या बोला, इधर हमने क्या लिखा, तीनों थ्योरी ने बेस को क्या बोला। अब देखिएगा हमारा एसिड को क्या बोला गया, अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव आयन दे, जो H पॉजिटिव आयन दे कहां पर, एक्वा सॉल्यूशन यानी कि वाटर में, वो एसिड। ठीक है। जो प्रोटॉन को डोनेट करे, लोवरियन ब्रोंस्टीड ने क्या बोला, जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड। या फिर लेविस थ्योरी ने क्या बोला कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो एसिड। ऐसे हमारा बेस के लिए आया कि हमारा बेस के लिए अर्हीनियस सर ने क्या बोला था कि जो OH नेगेटिव आयन दे, जो क्या करे, OH नेगेटिव आयन दे कहां पर, एक्वा सॉल्यूशन वाटर में, वो बेस। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस। लोवरी हमारे ब्रोंस्टीड एंड लोवरी थ्योरी ने बोला था, और लेविस थ्योरी ने क्या बोला था, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो बेस। तो तीनों की तीनों थ्योरी समझ में आई कि भैया अर्हीनियस सर ने क्या बोला कि जो H पॉजिटिव आयन देंगे वो एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन देंगे वो बेस। लोवरियन ब्रोंस्टीड सर ने क्या बोला, जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे वो एसिड, और जो एक्सेप्ट करेंगे वो बेस। लेविस सर ने क्या बोला कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड, और जो डोनेट करेंगे वो बेस। तो ये हमारी क्या होती है, सिंपल सी एसिड बेस की थ्योरी होती है। अगर जो आप लोगों को ये क्लियर हुई है तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे यहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फिर कुछ वीक एसिड और वीक बेस के एग्जांपल लेंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बफर के बारे में, और बफर के अंदर हम लोग बात करने वाले हमारे किसके बारे में बेटा जी, पीएच के बारे में। और पीएच के बारे में बात करेंगे तो पीएच स्केल के बारे में बात होगी। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस क्यों बोला जाता है और किसको बोला जाता है। पर लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड अगर जो बात करता हूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब के सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे कि हमारा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जैसे कि हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे कि हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब बात करते हैं वीक एसिड के बारे में। जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड हो गया, है ना, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, वीक एसिड होता है। जैसे कि हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया, ये सब हमारे क्या होता है, वीक एसिड होते हैं। वहीं पर हमारा वीक बेस के बारे में बात की जाए तो जैसे कि हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा जी, वीक बेस होते हैं। ठीक है,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, समझ में आ गया। चलिएगा, अब हम लोग कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो हमारे एसिड की कुछ अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जस्ट अ सेकंड बेटा जी, इतनी बात क्लियर है सभी को? एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। आगे बात करते हैं, है ना, आगे मूव करते हो, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में, कि जो हमारे एसिड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अब देखिए एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जब एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, तो एसिड रिलीज अ हाइड्रोजन आयन इनटू द वाटर। ठीक है, तो हमारा एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन दे। ठीक है जी, अब एसिड क्या करेंगे भाई, बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। एसिड क्या करेंगे, बेस को ही तो न्यूट्रलाइज करेंगे। तो हमारे क्या होते हैं, एसिड न्यूट्रलाइज बेस इनटू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड क्या करते हैं, बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अब जो एसिड का टेस्ट होता है वो कैसा होता है बेटा जी, सोर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है। और एसिड क्या करते हैं, देखो हमारे दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या होता है बेटा जी, बेस होते हैं, ये हमारा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी बेटा जी, सिंपल सी एसिड की प्रॉपर्टीज हो गई, जो कि हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बेस की प्रॉपर्टीज हमारी क्या बोलती है भाई, एक्वस सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव आयन दे यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दे वो हमारे बेस होते हैं। अब बेस क्या करेंगे, क्या करेंगे, बेस हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे भाई, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा जी, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और जो बेस का टेस्ट होता है वो कैसा होता है बेटा जी, हमारा बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, हमारा कैसा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। ठीक है जी, बात क्लियर है, यस और नो? राइट डाउन इन चैट स्क्रीन फटाक से भाई। प्रॉपर्टीज वाली बात क्लियर सभी को, हाँ के ना भाई, क्लियर है प्रॉपर्टी वाली बात? चलिएगा आगे मूव करते हैं, आगे तरफ बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हमारा बफर सॉल्यूशन के बारे में। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ऐसा सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा हमारा सॉल्यूशन जो क्या कर रहा हो, किसी भी अदर सॉल्यूशन के, है ना, किसी भी अदर सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने से रोक रहा हो, यानी कि पीएच के चेंज होने से रेजिस्ट कर रहा हो, ये हमारा क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या 3 साल में काफी होगा एक ट्यूब के लिए? क्या 3 साल का काफी होगा बेटा एक ट्यूब के लिए? बताइएगा, क्या 3 साल काफी होगा? तो हमारा क्या है कि ऐसे सॉल्यूशन जो हमारे किसी अदर सॉल्यूशन में डाले जाएं और वो क्या कर रहे हो, उसका पीएच को चेंज होने से, इस अदर सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, ये हमारा क्या होता है बेटा। देखिए आपके, देखिए अभी पेपर तो नहीं है, ठीक है, पेपर तो नहीं है, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, आप 3 साल के पेपर सोल्व करके जाइए। ठीक है, 3 साल के पेपर सोल्व करके जाइए, और जो आपके सर या जिसने भी टीचर ने बात बोली है आप उनको भी पकड़ करके बैठिएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बैक ना आ जाए ना, तो उस दिन बता दीजिएगा, बस बात यहीं पर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ठीक है, इतना दम तो हर एक बच्चा रखता है कि हर 3 साल के पेपर पढ़ के चला जाए, हर एक बच्चा दम रखता है इतना। और अगर जो आप जो बोल रहे हैं ना, अगर जो ऐसा हो जाए तो किसी बच्चे की बैक नहीं आएगी, ये बात की गारंटी मैं लेता हूं। हम भी 3-3 साल के पेपर पढ़ा करके बैठ जाते हैं, समझ रहे हो। और दूसरी बात ये कि जब आपके अभी पेपर नहीं है तो आप लोग ये पेपर सोल्व कर लेगा, ये कर लेगा, पागल हो थोड़े बहुत तुम लोग। फिर बैठना फार्मेसी करके 12,000 की 10,000 की नौकरी लेकर के, और फिर बोलना तुम भी, है ना, कि भिखारी बन गए फार्मेसी करके,
कुछ नहीं होता है, भीख मांगनी पड़ती। अरे जब तुम पढ़ोगे नहीं, तुम PYQ सोल्व करके जाओगे पेपर देने के लिए, तो तुम्हें, तो मैं बोल रहा हूं जो 10,000 दे रहा है उसको मैं चांटे मारने का मन करता है कि इस बेवकूफ इंसान को 10,000 भी कैसे दे रहा है तू। तुम्हारे जैसों को तो मैं BSc फार्मेसी में एंट्री भी ना होने दूं, जैसे तुम जो लोग पढ़ते हो, ठीक है। जो 10,000 दे रहा है ना, इसको चांटे मारने का मन करता है मेरे कि इन बेवकूफों को 10,000 भी क्यों दे रहा है तू। इनसे तो और 10,000 ले उल्टा, कुछ सीख के थोड़े ना है ये अनपढ़ जाहिल, ठीक है। तो देखिएगा बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन होता है बेटा जी हमारा ऐसे सॉल्यूशन जो बेसिकली क्या करते हो, पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करते हो। यानी कि रेजिस्ट मतलब क्या, पीएच को चेंज होने से रोकते हो, ठीक है। तो देखिएगा सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच अपॉन एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली इन द सॉल्यूशन हमारे, ठीक है जी। कि हमारे बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो या फिर ऐसे सॉल्यूशन जो पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करे, रोके, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है जी। अब बफर सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हमारा यहां पर मैंने आपको बोला था कि हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर पीएच स्केल में हमारे 0 से लेकर के 14 तक की रीडिंग है। अभी हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, हमारा क्या था बेटा जी, स्ट्रॉन्ग बेस था, हमारा क्या था बेटा जी, वीक बेस था, हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग, माफ कीजिएगा, वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग एसिड था, ठीक है। अब देखिएगा एक बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है, चलिएगा जी। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारी पीएच स्केल होती है इसमें 0 से लेकर के 14 तक नंबरिंग होती है, ठीक है जी। अब अगर जो हम लोग बात करें तो जिस भी सॉल्यूशन का पीएच, चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, जिसका पीएच 7 होगा वो क्या होगा जी, न्यूट्रल होगा। यानी कि ना तो वो एसिड होगा और ना ही वो बेस होगा, ठीक है। बेटा PYQ लगाने ही नहीं चाहिए, निहायत ही बेवकूफ बच्चे होते हैं जो PYQ सोल्व करने के लिए बैठते हैं, ठीक है। कि जो PYQ के भरोसे बैठे रहते हैं वो निहायत ही बेवकूफ बच्चे कहलाते हैं। क्योंकि कि PYQ सोल्व कर करके ही अगर जो पास हुआ जाता, इतनी कॉमन सेंस आप खुद लगाइए कि PYQ सोल्व करके अगर जो पास हुआ जाता तो किसी भी बच्चे की बैक नहीं आती। मैं आज YouTube पर खड़ा होकर के वीडियो बना दूं, बेटा पिछले 5-5 साल के पेपर सोल्व कर लीजिए, आप पास हो जाओगे। कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 5-5 साल के पेपर पढ़ के ना जाए। और क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी इतनी पागल है कि पेपरों में से क्वेश्चन उठा करके दे देगी? भाई हम आपको इतनी बात बोलेंगे कि पूरा सिलेबस पढ़ो, कुछ नहीं पता कि क्या आ जाए पेपर में। और आप अगर जो इतनी छोटी सोच की मेंटेलिटी रखोगे तो अभी से कुछ नहीं होगा। अभी तो तुम पहले सेमेस्टर में, अभी से तुम्हारा मोटिवेशन डाउन जा रहा है, अगले सेमेस्टर में आते आते तो तुम्हारी बैक लग जाएगी अगर जो इसमें भी लटक लटक करके पास हो गए तो, ठीक है, चलेगा। तो अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो हमारा क्या होता है, 7 पर जो पीएच होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब 0 से 7, 6.9 तक, बल्कि 0 से 6.9 तक ये जो रेंज होती है ये हमारा पीएच होता है एसिडिक। यानी कि मान लीजिए मेरा कोई सॉल्यूशन है ए, इसका पीएच है 5, तो हम क्या बोलेंगे, ये एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जो 7 से कम है ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब 7 से ज्यादा जो है, यानी कि 7.1 से लेकर के जो 14 तक है, 7.1 से लेकर के जो 14 पीएच तक है, सबके सब क्या होते हैं बेटा जी, बेस होते हैं। अब जो देखो ऊपर की तरफ बेस है, नीचे की तरफ बेस है। अब ये 7 है। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखने का तरीका बता रहा हूं। 7 से आप जैसे जैसे नीचे की तरफ दूर जाओगे वैसे वैसे जो एसिड होगा वो और स्ट्रोंग होता जाएगा। और आप 7 से ऊपर की तरफ जैसे जैसे दूर जाओगे तो वैसे वैसे, ऊपर क्या है, बेस है, तो वैसे वैसे वो बेस स्ट्रोंग होता जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया बेटा जी हमारा, कि 7 से जो चीज जितनी दूर होगी जिस दिशा में, वो उतना ज्यादा स्ट्रोंग होगी। जैसे कि अब मैं बात करूं तो मैंने यहां पर स्ट्रोंग एसिड नीचे लिखा है, स्ट्रोंग बेस ऊपर लिखा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों ही 7 से दूर है। वहीं पर इस 7 के पास वीक एसिड और वीक बेस लिखा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों 7 के पास है। अब अगर जो बात की जाए तो लगभग 11 से लेकर के 14 के बीच में, बल्कि 12 से 14 तक बोला जाता है हमारा स्ट्रोंग बेस होता है।
और हमारा बेटा जी 1 से लेकर के 3 के बीच में हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, फिर उससे ऊपर या इससे नीचे जब हम लोग आते हैं तो हमारा वीक बेस और वीक एसिड होता चला जाता है। आ रही है बात समझ में? अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो चलेगा जी। अब बात करते हैं हमारे बफर सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, बेसिक बफर और न्यूट्रल बफर। एसिडिक बफर हमारा क्या होता है? एसिडिक बफर होता है बेटा जी हमारा हमारा क्या होता है, वीक एसिड और उसका कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, यानी कि उसी से बना हुआ उसका साल्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारा आ जाता है एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। ठीक है जी। ऐसे हमारा क्या होता है बेसिक बफर, वीक बेस और उसका ही कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, यानी कि वीक बेस और उसी से बना हुआ उसका साल्ट। जैसे कि हमारा एग्जांपल आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। वहीं पर हमारा न्यूट्रल बफर, जिसको एक्चुअल बफर बोला जाता है, सिंगल सब्सटेंस हमारा शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, जिसका एग्जांपल हमारा आ जाता है अमोनियम एसीटेट। ठीक है जी। बेटा जी क्लास आपकी जस्ट जैसे आप आए तुरंत स्टार्ट हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है जी। नहीं वो वहां बेटा पीएच शिफ्टिंग की बात होती है, वहां पर एसिडोसिस एल्कलोसिस अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, मान लीजिए ब्लड का पीएच है 7.4, ये जब एसिड की तरफ शिफ्ट होगा 7.3, 7.2, 7.1, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। और जब ये 7.4 पीएच हमारा बेस की साइड शिफ्ट होगा, यानी कि 7.5, 7.6, तो हमारा क्या होगा जी, एल्कलोसिस होगा। ठीक है, तो ये वो कंडीशन अलग होती है, ये एसिड बेस की कंडीशन अलग है। ठीक है बेटा जी। अब देखो बिहार का सेशन 1.5 साल बाद पहले सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं, 1.5 साल बाद, अभी भी नहीं हुए हैं, लगभग ये समझो 20 महीने बाद हो रहे हैं उनके पेपर। ठीक है, एक सिंगल वीडियो दिखा दो आप लोग जिसने फार्मेसी में किसी ने उनके लिए वीडियो बनाया हो, एक आदमी की वीडियो दिखा दो मुझे ला करके, एक सिंगल आदमी वीडियो दिखा दो। तुम लोगों को लगता है कि मैं पागल हूं तुम्हारा पैसा लेकर के, भाई साहब तुम्हारे लिए आवाज उठा रहा हूं मैं, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, एक सिंगल वीडियो दिखा देना पूरे यूट्यूब पर, किसी ने बोला तक भी, एक लाइन भी बोली अपनी लाइफ में कि बिहार के बच्चों के साथ गलत हो रहा है, मैं पूरा का पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ऐसे मत समझिए प्लीज। चलिएगा आगे बात करते हैं बफर कैपेसिटी के बारे में कि बफर कैपेसिटी क्या होता है। देखिए बफर कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो बफर कैपेसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, कि हमारा जो हमने किसी एक सॉल्यूशन लिया था उसमें हमने बफर सॉल्यूशन डाला तो उसका पीएच चेंज होने से रेजिस्ट हो रहा, रुक रहा है। अब मैं ऐसा क्या कर दूं कि मुझे इसी खातों पीएच चेंज करना ही है, तो मैं अब इस सॉल्यूशन में जिसमें बफर सॉल्यूशन है इसमें कितनी मात्रा में एसिड या बेस को डालूं कि इसका पीएच एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट चेंज हो जाए। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा बफर कैपेसिटी कहलाता है। यानी कि क्या हमारा, इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट, कि किसी हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन का पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए कितनी मात्रा में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता पड़ेगी, यही हमारा क्या कहलाता है, बफर कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे बफर की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। देखिए हम अब क्या अभी क्या बात कर रहे थे कि पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करता है, पीएच को चेंज होने से रोकता है। ठीक है, पीएच को चेंज होने से रोकता है। तो क्या देखें बेटा जी, हमारा क्या होता है, जो बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच कांस्टेंट होना चाहिए। भाई जब उसका खुद का पीएच स्टेबल होगा तभी तो पीएच स्टेबल करेगा। भाई जैसे अब मेरे खुद 90% आए तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूं ना कि 90% कैसे आते हैं, मेरे खुद के 94% आए तभी तो मैं आपको बता पाता हूं ना 90% प्लस कैसे आते हैं, समझ रहे हैं। अब जिसका पीएच खुद स्टेबल नहीं है, यानी कि जो खुद दारू पी रहा है वो सलाह दे रहा है कि दारू कैसे नहीं पीनी चाहिए, वो ये लेक्चर ले रहा है कि दारू को किस प्रकार से छोड़े, जबकि वो खुद दारू पी रहा है। समझ लो जी। तो यानी कि क्या बफर सॉल्यूशन जो है उसका खुद का पीएच भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि स्टेबल होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो बफर सॉल्यूशन है उसको क्या बेटा जी, हमारा उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए अगर जो हम लोग अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई सॉल्यूशन गाढ़ा था, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि पानी मिला करके उसको गाढ़े से कम गाढ़ा कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी जो बफर सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए।
ठीक है जी। हाँ, बफर कैपेसिटी हमारा अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। पीएच डज नॉट चेंज इवन आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और बेस। कि बफर सॉल्यूशन क्या है बेटा जी, डेफिनेशन वाली बात आ गई ये तो, है ना, जो हम लोगों ने आपको डेफिनेशन में बताया था क्या, कि अगर जो स्मॉल अमाउंट में, जिस सॉल्यूशन में हमने बफर सॉल्यूशन डाला है, अगर जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस यानी कि अम्ल या क्षार को डाला जाए तो पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। और लास्ट हमारा क्या है, एज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट इट इज यूजफुल इन द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी। अब देखो बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या कांस्टेंट होता है, तो बहुत सारी रिएक्शंस में हमारा क्या होता है, बफर सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, है ना। एक नहीं, बहुत सारी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं, है ना, हमारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर हमारा बफर सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे बफर सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं। फैक्टर शुड बी कंसीडर ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ बफर सुटेबल बफर, कि अगर जो हमें अच्छा बफर सिलेक्ट करना है तो उसको कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या है बेटा जी, हमारा अलग अलग हमारे क्या कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे दो फैक्टर होंगे, एक होता है केमिकल फैक्टर और एक होता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। क्या होता है, केमिकल फैक्टर और फार्मास्यूटिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर के बारे में बात की जाए तो केमिकल फैक्टर में, ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट बेटा जी, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है जी, चलेगा। तो अब अगर जो हम लोग यहां पर बात करें तो हमारा सबसे पहले आता है क्या बेटा जी, हमारे केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स के बारे में बात करें तो हमारे क्या है, देखिएगा सिंपल सा, कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग देख करके कि हमारा ये बफर सेलेक्ट करना चाहिए, ये बफर सेलेक्ट करना चाहिए, तो हम लोग दो प्रॉपर्टीज को देखकर करते हैं। एक उसका केमिकल फैक्टर कैसा है और दूसरा उसका फार्मास्यूटिकल फैक्टर, जहां पर हम लोग उसकी फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो केमिकल फैक्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या आता है, द बफर सिस्टम शुड नॉट रिएक्ट विद अदर केमिकल इन द प्रिपरेशन। कि जो भी हमारा बफर सिस्टम होता है ना, जो भी हमारा बफर सिस्टम है वो अदर किसी भी केमिकल के साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहिए हमारी प्रिपरेशन के अंदर। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये कोई प्रिपरेशन हमने बनाई है ना, हमारे इसके अंदर भाई विभिन्न विभिन्न प्रकार के केमिकल्स हैं, हमने इसके अंदर बफर सॉल्यूशन भी डाला, तो इस बफर सॉल्यूशन का काम है खाली पीएच को स्टेबल करना। ये बफर सॉल्यूशन, ये जो अलग अलग केमिकल्स डले हैं इनके साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला केमिकल फैक्टर होता है किसी बफर सॉल्यूशन का। क्या होता है, ये सबसे पहला केमिकल फैक्टर होता है किसी बफर सॉल्यूशन का। ठीक है जी, कि आपने उसको किस चीज के लिए डाला है, आपने उस चीज को डाला है पीएच को स्टेबल करने के लिए। अब वो पीएच को स्टेबल करने काम करेगा, यानी कि वो किसी और से भी वहां पर रिएक्शन करने लगेगा। ठीक है जी, ये नहीं है कि वो वहां पर किसी और से भी रिएक्शन करने लगेगा। समझ में आई बात, यस और नो भाई, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है बेटा जी हमारा क्या, द बफर सिस्टम शुड नॉट हैव रीजनेबल केमिकल स्टेबिलिटी। कि क्या, कि अगर जो हम लोग बात करें तो जो हमारा बफर सिस्टम है उसकी खुद की केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उसको स्टेबल करने के लिए अब किसी और चीज का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जो हमारा बफर सिस्टम है उसकी खुद की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो खुद भी स्टेबल होना चाहिए। वही बात आ गई कि भाई जब उसका खुद का पीएच कांस्टेंट होगा, उसकी चीजें खुद की प्रॉपर्टी स्टेबल होगी, तभी तो वो हमारे सॉल्यूशन को स्टेबल कर पाएगा। सही बात कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। चलेगा, आगे बात करते हैं। बफर कैपेसिटी डिपेंड ऑन द एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन। यही बात जो अभी हमारे एक बच्चे ने बोली थी, राज जी ने, आई थिंक सो, कि जो बफर कैपेसिटी है वो किसके ऊपर, एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, यानी कि आपसे कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर जब आपका सेशनल एग्जाम होगा तब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बफर कैपेसिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो वहां पर एक ऑप्शन होगा कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक, ठीक है जी, चलेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, केमिकल फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं बेटा जी हमारे फार्मास्यूटिकल फैक्टर के बारे में। अब फार्मास्यूटिकल फैक्टर मैंने अभी आपको क्या बोला था, फार्मास्यूटिकल फैक्टर में हमें देखने को मिलेगा हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ बफर, हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ये रहा, और हमारा ये रहा माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। ठीक है जी, तीनों के तीनों मैंने ये आपको बताए थे। अब फार्मास्यूटिकल फैक्टर के बारे में बात की जाए, कुछ हमारे बफर ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी कोज करते हैं, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं। कुछ बफर हमारे ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। सम ऑफ द बफर हैव लिमिटेड यूज इन द फार्मास्यूटिकल
प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिसिटी, कि उनकी टॉक्सिसिटी यानी कि उनके टॉक्सिक इफेक्ट होने की वजह से कुछ बफर हमारे ऐसे होते हैं जिनका फार्मास्यूटिकल में हमारा यानी कि हमारा फार्मा फील्ड में लिमिटेड यूज किया जाता है। पर भैया टॉक्सिक होते हुए भी क्यों यूज किया जा रहा है उनका? क्योंकि बेटा जी उनका कोई भी अभी क्या है सब्स्टिट्यूशन हमारे पास में नहीं है, यानी कि क्या उन बफर सिस्टम का भी कोई भी हमारे पास में क्या है कि उसको हम हटा करके उसकी जगह ये वाला बफर सिस्टम यूज कर ले, ऐसा हमारे पास में अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरी बड़ी बात की वो टॉक्सिक है पर लेकिन चीप प्राइस पर यानी कि सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है ना। अब मान लीजिए भाई 1 रुपए की दवाई है, उसको बनाने में कितना लग रहा है? 10 पैसा लग रहा है, अगर जो हम एक टॉक्सिक वाला सब्सटेंस डाल रहे हैं। वहीं पर ही अगर जो हम लोग क्या करें, वहीं पर अगर जो हम लोग क्या करें कि वो टॉक्सिक वाला सब्सटेंस हटा करके उसकी जगह पर कोई नया सब्सटेंस भी ले आए, पर लेकिन क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है बेटा जी? वो 50 पैसे की दवाई हो जा रही है सीधा। तो या तो हमें दवाई का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, है ना, खुद लॉस मेकिंग थोड़े ना होंगे हम लोग। सही बात है नहीं है? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं आते बेटा जी, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना उस टाइम पर आपसे 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉलेज वाले पूछते हैं, ठीक है, तो उस टाइम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। अब आपसे एग्जामिनर भी तो पूछ सकता है कि बेटा चलो ये बताओ बफर कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको क्या आंसर देना है? सर एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिएगा आगे बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द प्रिपरेशन, कि जो बफर सिस्टम हम अपना उपयोग कर रहे हैं उसका काम है खाली पीएच को स्टेबल रखने का। जो दवाई किस प्रकार से बॉडी के अंदर जाकर काम करेगी, क्या काम करेगी, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर ना तो बढ़ाना ना ही घटाना, इससे उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा दवाई का, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर जो बफर सिस्टम होगा वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं हमारा कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कुछ हमारे बफर सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, है ना। जैसे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जब आओगे, तो जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है BP303T, जिसका सब्जेक्ट कोड है वो हमारा क्या है? माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, वहां पर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी, वहां पर आप लोग इसको स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों। आ रही है बात समझ में? चलेगा, तो इतनी बात अगर जो सभी को क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर देना, फिर आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब बात करते हैं बफर का फार्मेसी में क्या रोल रहता है, यानी कि रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी, कि जो हमारी फार्मेसी होती है वहां पर बफर का क्या रोल रहता है। तो देखिए फार्मेसी के अंदर अगर जो बफर के रोल की बात की जाए बेटा जी, तो हमारा क्या होता है? द बफर आर इंपोर्टेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एंड एंश्योर स्टेबल पीएच कंडीशन फॉर द मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड, कि जितने भी हमारे मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनको पीएच का है बेटा जी स्टेबल पीएच कंडीशन प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कौन बेटा जी? हमारा बफर, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड की जो सोल्यूबिलिटी है ना, वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है बेटा जी? अगर जो उसका स्टेबल पीएच है तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? बफर सिस्टम। क्या होता है बेटा जी? पीएच के ऊपर ही डिपेंड होता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कलर, ठीक है जी। हमारा जो क्या है बेटा जी, अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा जो पीएच है वो क्या करता है? स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सोल्यूबिलिटी में तो सहायता कर ही रहा है, कलर में भी सहायता कर रहा है, उसी के साथ साथ सोल्यूबिलिटी में भी सहायता कर रहा है, कि अलग अलग प्रिपरेशन की अलग अलग सोल्यूबिलिटी होगी। वो सोल्यूबिलिटी कैसी होगी? वो पीएच डिपेंडेंट होगी, और वो किसके ऊपर होगी? हमारी बफर सिस्टम के ऊपर। और हमारा क्या बेटा जी? पेशेंट को कंफर्ट भी प्रोवाइड कराता है। कैसे भाई? अब जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट की आंख में आई ड्रॉप डालनी है, तो अगर जो जो प्रिपरेशन उसका पीएच आंख के पीएच से मैच करेगा तो पेशेंट को कम इरिटेशन होगी, वहीं पर अगर जो मैच नहीं करेगा तो पेशेंट को ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल हमारा लिया गया, पहला एग्जांपल है सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड बेसिकली यूज किया जाता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को स्टेबलाइज करने के लिए। वहीं पर हमारा बेटा जी जो पेनिसिलिन होता है उसको उपयोग किया जाता है हमारा जो कार्बोनेट्स हमारे होते हैं स्टेबलाइज बाय द एडिशन ऑफ कार्बोनेट, कि जो हमारे पेनिसिलिन प्रिपरेशन होती है उनको किसके द्वारा बेटा जी? जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको उनका एडिशन करके स्टेबलाइज किया जाता है। और हमारा लास्ट आता है बेटा जी जो हमारे सल्फोनामाइड्स प्रिपरेशन होती है उनको स्टेबलाइज किया जाता है किसके द्वारा बेटा जी? हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, या सोडियम एसिटेट के द्वारा, या फिर सोडियम सिट्रेट के द्वारा। तो ये हमारे क्या लिए गए बेटा जी? कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं जो कि हमारे क्या बेटा जी? हमारे सिंपल से हमारे बफर के एग्जाम्पल्स हैं। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा,
अब फिर हम लोग उसके बाद में आगे की तरफ मूव करेंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ गुड बफर के बारे में कि एक अच्छे बफर के क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं। अगर जो इतनी बात क्लियर हो गई तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई जल्दी से। देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि लोहे को लोहा ही काटता, उसका एक प्रोसीजर होता है। देखिए हम आपको बताते हैं कैसे प्रोसीजर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड था, है ना, कोविड को कोविड ने ही मारा, है ना भाई। हमने जो कोविड शील्ड लगवाई, जो वैक्सीन लगवाई, उसमें भी एक तरीके से कोरोना वायरस था। बट होता क्या है, ठीक है, बट किया क्या जाता है, सिंपल सी एक बात की जाती है हमारी, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिएगा कि हमारी बॉडी को पहले से ही उस कार्य के लिए प्रिपेयर कराना। मतलब कैसे? जैसे कोई भी फाइटर है ना, वो क्या करता है, उसके मुंह पर भी जब वो प्रैक्टिस करता है उसके मुंह पर मुक्के मारे जाते हैं, पेट पर मुक्के मारे जाते हैं, है ना। क्यों? ताकि कि जब उसको मुक्का लगे तो दर्द तो हो, पर लेकिन उतना ना हो जितना नॉर्मल बंदे को मारेंगे। समझ रहे हो? ऐसे क्या होता है कि जो वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं, जिस वायरस के कारणवश वो बीमारी हो सकती है, जिसके लिए हम, जिस बीमारी के लिए मान लीजिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, है ना, जैसे हमने बचपन में पोलियो के इंजेक्शन लगवाए थे, है ना, तो जो हमारी बीमारी जिस वायरस से हो सकती है, उसी वायरस के हाथ पैर तोड़ करके बॉडी के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, अब जैसे बॉडी के अंदर भेजा गया तो बॉडी क्या करती है, उससे मेंटली प्रिपेयर हो जाती है कि यार ये ज्यादा घातक चीज नहीं है, आ भी जाएगी, क्या दिक्कत है। कि बॉडी को पता लग गया है कि ये ज्यादा दिक्कत नहीं है। बॉडी उस घातक चीज के अगेंस्ट में क्या कर लेती है, अपनी जो सेल्स है, इम्यून सेल्स है ना, उनको बनाना स्टार्ट कर देती है कि कभी ये आएगा तो मैं रिलीज कर दूंगी जो मैंने बनाया है। इसको दूसरे उदाहरण से आप समझिएगा कि जैसे आपके पेपर होते हैं, आपके पेपर देने से पहले हम आपके टेस्ट क्यों कंडक्ट कराते हैं? हम आपको बार बार बोलते हैं टेस्ट दो, अब आप लोग टेस्ट नहीं देते, इस वजह से टेस्ट हम नहीं करा रहे हैं। अभी अगले हफ्ते से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, देंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो क्या है कि हम आपके टेस्ट क्यों कंडक्ट कराते हैं? कि आपका दिमाग मेंटली प्रिपेयर रहे, है ना, कि आपका दिमाग मेंटली प्रिपेयर रहे कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बच्चा क्या करता है, जैसे अभी पीवाईक्यू की बात हो रही थी, पीवाईक्यू क्यों है कि आप पीवाईक्यू को सोल्व करो, पीवाईक्यू को लगाओ, कि आपका दिमाग मेंटली प्रिपेयर रहे कि पेपर ऐसा आता है ना, आपका पेपर ऐसा आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है बेटा जी, दिमाग को प्रिपेयर करने वाला, हम अपनी बॉडी को उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग पीवाईक्यू क्यों लगाने के लिए बोलते हैं, मैं पीवाईक्यू के ऊपर डिपेंड होने के लिए नहीं बोलता, मैं बोलता हूं पीवाईक्यू सोल्व करो। क्यों करो? कि 3 घंटे का टाइमर लगाओ, कमरा बंद करो, सब चीज ऑफ करो, फोन एरोप्लेन मोड पर लगाओ, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, कॉपी लो, पेन लो और 3 घंटे उस पेपर को लिखना स्टार्ट करो। कि 3 घंटे में तुम पेपर लिख भी पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करो कि क्वेश्चन आएंगे तो मैं 3 घंटे में ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। तो ये चीज होती है। अब ऐसा है कि अब जैसे किसी को पॉइजन है ना, तो अब मान लीजिए किसी को किसी सांप ने काट लिया, है ना, बोलते ना जहर को जहर काटता, अब उसी सांप से दोबारा कटवा दो तो बच जाएगा। समझिएगा कि किसी को सांप ने काट लिया, अब वैसे ही सांप से दोबारा कटवा ले तो जहर को जहर काटता, तो जहर से जहर कट करके बच जाना चाहिए इंसान। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सॉरी सर कौन बोल रहा है, वो बिना बात की काहे बोल रहा है? समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, अगर जो मैं आपको एक बात बोलूं कि आपको 3 सेट, आप 3 सेट की बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अभी आपके पेपर नहीं आए हैं, आपके पेपर जैसे ही आ जाएंगे, उससे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही, जैसे आपका टाइम टेबल आएगा, तो मैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही आपको 3 सेट ऑफ पेपर दूंगा, जो मैं बनाता हूं हर बार अलग अलग। मैं आपको 3 सेट पेपर के दूंगा, आप उन 3 सेट को कर लेना। ठीक है, अब आपका 75 नंबर का पेपर आता है, तो भगवान की कृपा रही तो 75 में से 75 का वहीं से आ जाएगा, उन 3 सेट से ही। अन्यथा आपका 70+ का तो वहीं से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उन 3 सेट को कर लेना, पीवाईक्यू भी करना करो, कोई दिक्कत नहीं, उन 3 सेट को जितनी बार सोल्व करना चाहो उनको कर लेना, वहीं से पूरा पेपर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिएगा, अब हमारा एक अच्छे बफर के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं,
देखिएगा सबसे पहला हमारा जो बफर हम लोग यूज कर रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कि हमारे सेल या टिश्यू पर कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना दिखा रहा हो। दूसरा जो पीएच रेंज है उसकी 6 से 8 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि वो ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, क्योंकि वीक एसिड उसका कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, वीक बेस और उसका कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, या न्यूट्रल था तो 7 था पीएच, ठीक है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं हमारा रिड्यूस्ड आयनिक इफेक्ट, कि जो बफर सिस्टम को क्या करता है, आयनिक इफेक्ट को रिड्यूस करता है। कैसे भाई, देखो जैसे मान लीजिए मेरे कोई सॉल्यूशन है, इसमें बफर सॉल्यूशन ऐड है यहाँ पर, है ना, ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें बफर सॉल्यूशन ऐड हुआ है। अब इस सॉल्यूशन में मैं क्या करूं बेटा जी, इस ये जो सॉल्यूशन है इसमें मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से एसिड ऐड कर रहा हूं, तो एसिड क्या होगा, H पॉजिटिव आयन लेकर के आएगा, और जो मेरा बफर सिस्टम यहां पर बैठा हुआ है वो क्या करेगा, इस आयनिक इफेक्ट को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, क्योंकि अगर जो H पॉजिटिव आयन अंदर चले जाएंगे तो ये तो क्या कर देंगे, पीएच को क्या कर देंगे बेटा जी, एसिड की तरफ शिफ्ट कर देंगे ना, यानी कि पीएच को चेंज कर देंगे। सही बात है नहीं है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन वाटर, जो हमारा अच्छा बफर होगा उसकी क्या बेटा जी, वाटर के अंदर स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, ठीक है जी, चलिएगा। स्टेबिलिटी लीस्ट इन्फ्लुएंस बाय आयनिक कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर, कि जो क्या है कि जो बफर अच्छा बफर सॉल्यूशन होगा तो जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वो आयंस की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से उसकी स्टेबिलिटी पर कोई खासा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। और जो बफर कंपोनेंट्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए बेटा जी, आसानी से अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि जो हम बफर अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं तो जो उसको बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, एक तो वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए और वो इजीली बन भी जाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे एक अच्छे बफर के क्राइटेरियाज होते हैं, जो कि यहां पर हमने आपको बताए, ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिएगा बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल सा हमारा ऐसा सॉल्यूशन जहां पर हमारा क्या है, सेल के अंदर और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन हमारा सेम हो, यानी कि सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड रीजन में जो पीएच है वो सेम हो, ठीक है, यानी कि स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जाए, ठीक है जी। अब देखिए हमारे 3 प्रकार के सॉल्यूशंस रहते हैं, हम इसको आपको थोड़ा सा बस शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे, मतलब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऊपर ऊपर से बता देंगे, मतलब कि आपको हम शॉर्टली करके बताते हैं। अब हमारे 3 सॉल्यूशंस हैं बेटा जी, ठीक है। यहां पर हमारा क्या है, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, ठीक है। यहां पर हमारा क्या है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है जी। यहां पर हमारा क्या है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, जब दोनों जगह सेल का कंसंट्रेशन सेम हो तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, आइसोटोनिक। जब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा और बाहर का कंसंट्रेशन कम हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। और जब सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और अंदर का कंसंट्रेशन कम हो, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है। 3 चीज हो गई हमारी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। चलिएगा अब यहां पर बात करते हैं जी। अब देखिएगा, अब सेल के अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम है तो यहां पर ना तो पार्टिकल बाहर से अंदर जाएंगे ना बाहर से अंदर से बाहर आएंगे, ठीक है, तो ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है जी। या फिर जितने बाहर से अंदर आएंगे उतने अंदर से बाहर चले जाएंगे, तो दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम रहेगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन सेम करने का प्रयास करती है। हमारी बॉडी क्या करती है, अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन सेम हो जाए इस प्रकार का प्रयास करती है। तो क्या होगा, अब यहां पर जरा आप देखिएगा, यहां पर हमारा क्या बेटा जी, अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा और बाहर का कम है, तो क्या होगा, यहां से अंदर से बाहर की तरफ पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे,
अंदर से बाहर की तरफ पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपके थैले में, जैसे डिलीवरी वाला आपने कभी देखा होगा, उसके डिलीवरी जो बैग है उसमें 10 पार्सल है, तो वो जैसे जैसे सबको पार्सल देता जाएगा उसका पार्सल का जो बैग है वो सिकुड़ता चला जाएगा। तो यहां पर जब सेल के अंदर से बाहर की तरफ कोई चीज मूव करनी स्टार्ट करेगी और अंदर कुछ आ नहीं रहा है, तो जो सेल है वो क्या हो जाएगी बेटा जी, हमारी श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सेल हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर सिकुड़ जाएगी। वहीं पर इस सेल के बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन और अंदर कम हो गया है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, बाहर से पार्टिकल अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब वही बात है भाई, वो उसने पार्सल दोबारा थैले में भरने स्टार्ट कर दिए, तो जितने ज्यादा पार्सल थैले में भरेगा उतना बैग मोटा होता चला जाएगा, यानी कि इतना बाहर से ज्यादा अंदर पार्टिकल मूव करेंगे उतने सेल हमारी क्या हो जाएगी बेटा जी, स्वेल हो जाएगी, यानी कि अब हमारी सेल क्या बेटा जी, हमारी फूलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, ठीक है जी, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक होता है। बच्चा जी आप मुझे खुद बताइए कि क्या मैं मजबूर होऊंगा तभी क्लास नहीं हो पाती है, सच्ची में मैं, मेरी मजबूरी समझिए मुझे। बच्चों अभी भी आपको मैं विश्वास नहीं दिलाऊंगा, अभी कितनी मिनट हमारी क्लास स्टार्ट हुए हुई है, अगर जो मैं आपसे बात करूं अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुए 50 मिनट कुछ सेकंड हुआ है। मैं आपको मैं कॉल दिखा देता हूं मेरे फोन पर, अभी अभी में मेरे फोन पर प्रेजेंट टाइम में 50 मिनट में 13 मिस कॉल पड़ी हैं डायरेक्ट कॉल्स की, और मैं अगर जो अपना व्हाट्सअप खोलूंगा तो व्हाट्सअप पर मेरे पास में पता कितनी कॉल्स पड़ी हुई हैं, व्हाट्सअप पर मेरे पास में कॉल्स हैं 1 2 3 5 11 कॉल्स व्हाट्सएप पर पड़ी है, समझ रहे हैं आप लोग, 11 कॉल्स व्हाट्सएप पर और 13 कॉल्स डायरेक्ट हैं। देखिए, और बच्चों के कॉल उठा करके साइड में रख देता हूं कि भाई बच्चे समझ जाएं क्लास में, फिर भी कॉल पर कॉल करते रहते हैं। बेटा जी हाइपोटोनिक है ये, सॉरी हाइपोटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है। ठीक है, ठीक है, ये हाइपोटोनिक है, ये आइसोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है। क्लियर है बात इतनी, यस और नो, राइट डाउन इन चैट्स इन फटाक से। ठीक है जी, तो कौन सी कंडीशन में क्या होगा, अब देखिएगा यही चीज यहां पर हमारी बोली गई है। आप यहां पर आएंगे, ये पूरे का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है हमारा, अब यहां पर देखिएगा जरा, जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है वो यहां पर आपको बोला जाएगा। देखिएगा यहां पर, देखिएगा हमारा जो टोनिसिटी है क्लासिफाई होता है 3 तरीके से, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हमारा हाइपोटोनिक, यानी कि हाइपरटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी और हमारा हाइपोटोनिसिटी। अगर जो हम लोग बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर में, यहां पर देखिएगा हाँ ये रहा, कि हमारा जो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, बॉडी फ्लूइड हमारा रहेगा इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमारा, है ना। एन एनिमल सेल इज हाइपरटोनिक कब रहेगी बेटा जी, जब हमारी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। हाइपरटोनिक के केस में हमारी क्या हो रही थी बेटा जी, हाइपरटोनिक के केस में सेल हमारी श्रिंक हो रही थी। ठीक है जी, वहीं पर हमारे हाइपोटोनिक जो रहेगा वहां पर हमारी सेल क्या हो जाएगी बेटा जी, स्वेल हो जाएगी, यानी कि जो हमारा हाइपोटोनिक रहेगा वहां पर हमारी सेल क्या हो जाएगी बेटा जी, स्वेल हो जाएगी, यही मैंने आप लोगों को पढ़ा है। बट इन द केस ऑफ आइसोटोनिक, सेल हमारी जैसी है वैसी ही होगी, नोट स्वेल नोट श्रिंक हमारी इन द केस ऑफ हमारा किसके बेटा जी, हमारा आइसोटोनिक के केस में। अब हमारा एक और चीज आ जाती है कि हमारा हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक कैसे करते हैं, तो मीजर तो समझ में आ गया। अब हमारे कौन कौन से मेथड है कि हमें टोनिसिटी एडजस्ट करनी है, क्योंकि भाई देखो सेल को स्वेल करके भी हमारा काम नहीं चलने वाला है और सेल को श्रिंक करके भी, है ना, काम नहीं चलने वाला है। हम क्या चाहते हैं कि सेल के अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन सेम ही रहे, यानी कि एक समान ही रहे, एक जैसा ही बना रहे। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारे कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं हमारी क्या है, टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। तो मैनी केमिकल एंड ड्रग्स आर यूज इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, दीज सब्सटेंस कंट्रीब्यूट टू द टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कि हमारी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती है, फिर ऐसे केमिकल्स आते हैं जो क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के तौर पर, जो हमारा बेसिकली यूज किए जाते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, यानी कि टोनिसिटी को समझने के लिए। ठीक है जी, अब हमारे क्या बेटा जी, हमारे
टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन में हमारे सब्सटेंसेस अलग अलग प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं। यहां पर हमारा आ जाता है ड्राइंग मेथड, हमारा आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, हमारा मेथड आ जाता है। तो डिफरेंट हमारे मेथड्स यहां पर आ जाते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं हमारी टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है जी, हमारा यहां पर क्या है, क्रायोस्कोपिक मेथड हमारा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड हमारा जाता है। तो डिफरेंट हमारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी टोनिसिटी को एडजस्ट करते हैं। और अगर जो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला हमारा यूज होता है। क्या हमारा इस फॉर्मूला है PSA बराबर 0.9 माइनस PSM मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ ड्रग। अब हमारा PSM हमारा क्या बेटा जी, हमारा परसेंट स्ट्रेंथ हमारे किसकी बेटा जी, हमारा मेडिकमेंट या ड्रग की। और PSA हमारा क्या बेटा जी, परसेंट है किसकी, NaCl की, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं हमारी आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा पहला चैप्टर होता है हमारी यूनिट नंबर 2 का, जहां पर हमारा एसिड बेस एंड बफर समाप्त हो जाता है। अगर जो इतनी बात सभी को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अगर जो इतनी बात क्लियर हो बेटा जी तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे पहले डेंटल प्रोडक्ट को। चलिएगा जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड फेज ऑफ अपनी यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेंटल प्रोडक्ट के बारे में। डेंटल प्रोडक्ट यानी कि हमारे दांतों के बारे में, है ना। यानी कि ऐसी हमारी प्रिपरेशन जो हमारे दांत को, हमारे माउथ को, हमारे जो इनसाइड द माउथ है, जो हमारे दांत है, जो हमारे टीथ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। उनको बैक्टीरिया से बचाने का काम करते हो, है ना जी। तो ये हमारे क्या होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं बताइएगा जरा। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं बताइएगा जरा। कौन कौन बच्चा जानता है? देखिए हम तो जानते हैं, है ना। डेंट लगता है उनके आगे, नाम के आगे उनके डेंट लगता है। अब आप बता दीजिएगा क्या होता है। तो देखिएगा, डेंटल प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो डेंटल प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं। डेंटल प्रोडक्ट हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं बेटा जी, जो प्रिवेंट करते हैं, यानी कि बचाते हैं किससे, डेंटल कैरीज से, डेंटल डिके से, यानी कि दांतों में कीड़ा लगना, यानी कि दांतों का सड़ जाना, खराब हो जाने से, इन सब से बचाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे डेंटल प्रोडक्ट होते हैं, जिनको मेनली हमारा उपयोग किया जाता है किसके लिए, हमारे फ्रेशनेस के लिए और हमारे माउथ को क्लीन करने के लिए। यानी कि क्या, जो हमारा माउथ होता है उसको क्लीन करने के लिए, जो दांत होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, और हमारे माउथ को एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करने के लिए इनका हमारा उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, चलेगा। बात की जाए तो हमारा मार्केट में जो डेंटल प्रोडक्ट है वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, हमारा माउथ वॉशेज, टूथ जेल, डेंट्रीफाइसिस, हमारा इन अलग अलग फॉर्म्स में हमारा क्या बेटा जी, डेंटल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है ना भाई। जैसे टूथपेस्ट तो हर कोई करता है, माउथ वॉश कोई यूज करता हो ना करता हो। एक होता है फेस वॉश बेटा जी, फेस वॉश यहां पर लगता है, माउथ वॉश अंदर के लिए यूज होता है। तो कुछ लोग माउथ वॉश तो फिर भी बहुत कम, ज्यादातर जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो यूज करते हैं, बट टूथपेस्ट ज्यादातर लोग यूज करते हैं अपने घरों में, है ना। डेंटिस्ट बोलते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा जी, है ना। तो टूथपेस्ट ज्यादा लोग यूज करते हैं एज कंपेयर टू अदर डेंटल प्रोडक्ट्स। बट हमारे मार्केट में अलग अलग डेंटल प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे कि हमारे डेंट्रीफाइसिस हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथ पाउडर हो गया, टूथ जेल हो गया हमारा। तो ये अलग अलग चीजें होती है। ठीक है जी, चलेगा। माउथ वॉशेज हो गया हमारे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारे टीथ के डायग्राम के बारे में। अब मैं यहाँ पर देखिए डायग्राम में टीथ का क्या बना रहा हूं, हमारा सबसे ऊपर वाला हमारा एनिमल कैविटी को बना रहा हूं। ठीक है जी, किसको बना रहा हूं बेटा जी, हमारी एनिमल कैविटी को। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, जो मैं ये व्हाइट कलर का पोर्शन अभी कलर कर रहा हूं, ये हमारा क्या बेटा जी, एनिमल है। ठीक है जी। अब जो उसके इनसाइड रहता है, यानी कि जो हमारा येलो वाला, व्हाइट कलर के नीचे जो आपको येलो वाला दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वाले पार्ट को बेटा जी, हम लोग डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा डेंटिन बोलते हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एनिमल बोलते हैं।
इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं। इसको जो हमारे रेड वाला पार्ट दिखा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, पुल्प बोलते हैं। ठीक है जी। जो ये हमारे जो मसूड़े रहते हैं ना, जहां पर दांत फिट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, गम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गम्स। है ना। अब देखो हमारे टीथ और हमारे दांत के बीच में जो उनको जकड़ के रखता है वो हमारा क्या होता है बेटा, हमारा ये वाला पोर्शन होता है, जो देखो आपको ब्लैक ब्लैक शेड वाला दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा पेरियोडोंटल लिगामेंट। ठीक है जी। उसके बाद में हमारा जो गम के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा एल्वुलर बोन अपना। ठीक है जी। उसके अलावा हमारा क्या होता है कि जो हमारा क्या टीथ है और जो हमारा क्या बेटा, जो हमारा लिगामेंट जो हमारा था, नीचे जाते जाते इनके बीच में एक नैरो स्पेस हमें मिल जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, सीमेंटम हमारा होता है। और लास्ट में सबसे नीचे हमारा क्या होता है, हमारे जो टीथ है, जो हमारे इनमें क्या होता है बेटा, हमारी नर्व्स रहती है ना, हमारी क्या होती है, नर्व्स होती है, और हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, हमारी क्या होता है बेटा जी, नर्व्स होती है, और हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है जी। तो आपको जब अगर जो डेंटल प्रोडक्ट से 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, अगर जो आए तो बेटा जी डायग्राम 100% बना करके आना है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं, हमारा आगे की तरफ मूव करते हैं कि डेंटल कैरीज क्या होता है। डेंटल कैरीज क्या होता है बेटा जी, हमारी फर्स्ट स्टेज होती है जहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ करना हमारे दांतों पर स्टार्ट करता है। ठीक है, ठीक है, आ रही है बात समझ में कि हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा जो डेंटल कैरीज होता है वो क्या करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली कि अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज है कि बैक्टीरिया ग्रोथ करना स्टार्ट किया है। तो इट इज डिफाइंड एज द डीमिनरलाइजेशन, है ना हमारा, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स फ्रॉम द कैल्सिफाइड टिश्यू ऑफ द टीथ बाय एक्टिवेटिंग ऑफ माइक्रोब्स। क्या कि माइक्रोब्स को एक्टिवेट करते हुए हमारे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स, यानी कि जो बाहर वाली परत है और जो अंदर वाली चीजें हैं हमारे दांत की, है ना, हमारे जो टीथ है उसकी, वहां पर क्या हो रहा है, माइक्रोब्स की ग्रोथ करते हैं, वहां पर क्या है, डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो वहां के मिनरल्स हैं उनको कम किया जा रहा है, और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि वो जो दांत है उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, चेंजेस लाया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा दांत में होल हो जाते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये सब चीजें। ठीक है जी। हमारा क्या बात बोलेंगे, देखिएगा जरा, इन दिस प्रोसेस द टूथ डिस्ट्रक्शन ऑफ मिनरल फेज कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ हाइड्रोक्सिल एपिटाइट क्रिस्टल बाय ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियल ग्रोथ। हमारा अब क्या होता है बेटा जी, यहां पर हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड हमारा प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के द्वारा, जिस कारणवश क्या होता है, जो हमारा दांत है उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होना, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस दांत में जैसे छेद हो जाता है, तो वो सारी चीजें वो हमारे क्या होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होती है। और ये इनिशियल फेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं। सेकंड हमारा यहां पर आ जाता है डेंटल कैरीज के बाद में हमारा डेंटल प्लेक्यू। अब देखिए जब हमारा क्या, हम लोग खाना खा रहे हैं, चीजें हमारे माउथ से हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, पर लेकिन हमारा क्या हो रहा है, बेटा आपका रुक रुक कर चल रहा है ना, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, बताइए आप ही। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा जी हमारा कि डेंटल प्लेक्यू में हमारा क्या होता है कि सिंपल सा हमारा बहुत ही कॉन्सेप्ट है कि अब देखो, जैसे मान लीजिए आपने एक दिन ब्रश नहीं किया, क्या आपके दांत पीले हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे। अगर जो आप 4-5 दिन ब्रश नहीं कर रहे हो, उसके बाद में जाकर के आपके दांत पर पीली पीली एक परत जमनी स्टार्ट हो जाती है, अगर जो आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है जी, तो वो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा डेंटल प्लेक्यू होता है, यानी कि हमारी येलोइश फिल्म हमारी जमना स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज डिफाइंड एज द व्हाइटिश और पाल येलो सॉफ्ट एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी, है ना, मेनली स्टेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया होता है वो यहां पर आता है, डिपॉजिट हो जाता है टीथ पर, जब हम लोग अपने दांतों को फ्रीक्वेंटली, यानी कि लगातार अपने दांतों को साफ ना करें। ठीक है, ठीक है जी, हाँ चलेगा। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है गैंगेवाइटिस। अब देखो हमारा क्या डेंटल कैरीज था, फिर हमारा डेंटल प्लेक्यू। पहली स्थिति क्या थी कि बैक्टीरिया ने ग्रोथ करना स्टार्ट किया, दूसरी स्थिति क्या हुई कि बैक्टीरिया ने ग्रोथ करते करते क्या हम अपनी एक कॉलोनी बना ली, जिसमें हमारा दांतों को पीला करना स्टार्ट कर दिया। अब तीसरी कंडीशन आती है हमारी गिंगेवाइटिस। अब यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, बेसिकली आपने देखा होगा एक सेंसोडाइन टूथपेस्ट आता है,
उसमें क्या होता है कि क्या आपके दांतों में झंझनाहट है ना। हमारे दांतों में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, कि हम लोग कुछ ठंडा गर्म खाते हैं तो वो दांतों में लगता है ना, पेन होता है, ऐसे महसूस होता है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गम डिसीज दैट हैपन व्हेन द प्लेक्यू आर नेचुरली अकरिंग स्टिकी फिल्म कंटेनिंग बैक्टीरिया build upon the teeth and cause the inflammation of the surrounding of the gum tissue। यानी कि यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, जो हमारे टीथ हैं और जो हमारा मसूड़े हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारा दांत भी हिलना स्टार्ट हो जाता है। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, गैंगेवाइटिस वाली कंडीशन होती है। अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब डेंटल प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ जाता है एंटी प्लेक्यू एजेंट, हमारे एंटी कैरीज एजेंट आ जाएंगे, क्लीनिंग हमारा एजेंट आ जाएंगे हमारे, है ना, डीसैनिटाइजिंग एजेंट आ जाएंगे और माउथ वॉशेज आ जाएंगे। एंटी प्लेक्यू एजेंट जहां पर हमारा ट्राइकोल्सन हमारा यहां पर आ जाएगा, या फिर हमारा फिनोल कंपाउंड्स हमारे यहां पर आ जाएंगे। हमारा एंटी कैरीज एजेंट में हमारा सोडियम फ्लोराइड आ जाएगा। हमारा क्लीनिंग एजेंट में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट आ जाएगा। हमारा डीसैनिटाइजिंग एजेंट में हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्टेरियम क्लोराइड आ जाएगा, जिंक क्लोराइड आ जाएगा। और माउथ वॉशेज में हमारा क्या बेटा जी, हमारा पोटेशियम आ जाएगा, हमारा है ना, क्लोरोहेक्साडिन ग्लूकानेट हमारा आ जाएगा। तो दीज ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ आवर डेंटल प्रोडक्ट्स, क्लासिफिकेशन हमारा होता है। तो यही हम लोग खाली आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो अब आप लोग बताइएगा कि आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों को जितना कॉन्सेप्ट मैंने आज पढ़ाया ये समझ में आया या नहीं आया। सेकंड क्लास जो आपकी होगी वो शाम को 7:15 पर स्टार्ट होगी, ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसी बीच में अगर जो आपकी कोई और क्लास भी होती है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी पूरी की पूरी क्लासेस 7 सेमेस्टर 5th और 3rd सेमेस्टर में शेड्यूल्ड हैं, पूरे दिन में अभी क्लासेस चलती ही रहेंगी क्योंकि अभी 12:30 बजे से हमारी अगली क्लास है। तो आप लोगों को है ना समझ में आया होगा। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर हम लोग किसको स्टडी करेंगे, हमारे एनालिसिस को, जहां पर क्योंकि हमें एनालिसिस की पहली यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। और नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा इस क्लास इनऑर्गेनिक का होगा उसमें हमारी सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों का जो फोल्डर है वो आपके कोर्स के अंदर बन गए हैं, आप लोग देख सकते हो। एग्जाम वाले फोल्डर में आपके सारे लेक्चर्स डलने लग रहे हैं, आप उनको देख सकते हो। और उसमें अब आपको मैं यही की सजेशन दूंगा कि आप जो एग्जाम महाटांडव वाला फोल्डर बना ना उसी को खाली देखो, उसमें जो कंटेंट आ रहा है खाली उसी को स्टडी करो, उसके अलावा भी और कोर्स में कहीं मत जाओ क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ठीक है जी। चलिएगा, शायरी सुना दे, चलेगा, शायरी सुनिएगा। चलेगा, शायद ये हमने आपकी क्लास में नहीं सुनाई है तो सुनिएगा कि अर्ज किया है, जरा सुनिएगा, जाते जाते गौर फरमाइएगा और शब्दों पर, कि यह दोस्त किसी के लिए अपना वक्त जाया नहीं करते, है ना, कि जरा सुनिएगा, बहुत ही कठिन और बड़ी ही हैवी हैवी लाइनें हैं कि यह दोस्त किसी के लिए अपना वक्त जाया नहीं करते, एक तरफा इश्क निभाया नहीं करते, मां कहती है जो तुम्हारा होगा वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। ये मां कहती है कि जो तुम्हारा होगा वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा, यूं मोहब्बत के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाया नहीं करते, ठीक है जी। चलेगा, तो इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलता है आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में शाम को 7:15 पर आपसे मुलाकात करते हैं। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।